हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को, समकालीन विश्व और भारत। और आज का चैप्टर हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर से हम बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट क्या है। तो आप चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि रिंडर पेस्ट एक बीमारी है, और ये रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन हुआ था 1880 में। 1818 के दशक में इसका आगमन अफ्रीका में हुआ था। और यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। तो ब्रिटिश एशिया से जो घोड़ा को लाया गया था, उन्हीं घोड़ों के साथ यह बीमारी आई थी, रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट क्या है? एक बीमारी है। तो ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई थी, और 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा को साफ कर दिया था। इतना खतरनाक बीमारी था। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों को नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा, और अब उनके पास खानों और बगानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो इस तरह से मवेशियों के एक बीमारी था रिंडर पेस्ट, जो यूरोपियों को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? तो आपको पता होगा कि जब दो युद्ध का शुरुआत हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई थी तो दो गुट में बटा हुआ था। सारे राष्ट्र दो गुट में बटे हुए थे, और एक गुट को मित्र राष्ट्र और दूसरे को धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें अमेरिका शामिल था, और मित्र राष्ट्र के नाम से गुट जाना जाता है। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और बाद में इसके साथ अमेरिका शामिल हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ऑप्शन 1 मित्र राष्ट्र थे। और जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्क था, वो धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोरोडो क्या है? दक्षिणी अमेरिका में एल डोरोडो क्या है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में एल डोरोडो किदवंतियों की बदौलत सोने का शहर है। किदवंतियों का बदौलत सोने की शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? निम्न में से किस देशों में दिया हुआ है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, श्रीलंका। तो संयुक्त राज्य, ये जो देश दिया हुआ है, जो कंट्री का नाम दिया हुआ, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और श्रीलंका। तो इन सब में से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावी अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पढ़ने लगा? तो 15वीं सदी से, सदी पूछ रहा है तो 15वीं सदी हो जाएगा। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग होने लग गया, अलग थलग पड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को सिल्क रूट, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? तो कॉर्न लॉ लागू किया था ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ लागू किया था मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो आलू के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था, क्योंकि आलू भी अमेरिका से आया है, बाहर का फसल है आलू। इसके बारे में, आलू के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच
भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो हम लोग जैसा कि चैप्टर में पढ़ा था कि भारत की में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी, आधा रह गई थी 1834 के दशक में। 1834 के दशक में गेहूं की कीमत आधा रह गई थी, 50% तक गिर गई थी, और इसका कारण था महामंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया? तो आधुनिक युग से पहले पर्यटकों ने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया था। पर्यटक, व्यापारी कर रहे थे, ईसाई धर्म प्रचारक कर रहे थे, मुस्लिम प्रचारक भी कर रहे थे, पर्यटक नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो मित्र राष्ट्र में होगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और बाद में अमेरिका के शामिल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो है किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो आलू के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन ला दिया? तो भाप इंजन, जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ तो 19वीं सदी में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी चीज़ों में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, एक क्रांति सी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो महामंदी के कारण गेहूं की कीमत आधी हो गई थी 1928 से 1934 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ऐसे तो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से इसने भारत की खोज नहीं की और अमेरिका की खोज कर दी। तो अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत की खोज की थी वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यूरोपीय देश का नाम लिखे जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी? तो स्पेन निवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस, और उसी ने अमेरिका की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोपीय देश का नाम लिखिए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी, तो स्पेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद होने वाले कोई दो कारक बताइए। तो भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले जो कारक था उसमें व्यापार में और काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोग और पूंजी, ये कारक था, मेन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उदाहरण देकर दर्शाएं कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में बदलाव आया। तो आलू और इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आया और उनका भोजन भी बेहतर होने लगा, और उनका जो स्वास्थ्य था और औसत उम्र था उसमें भी बढ़ोतरी होने लगा। गुलामों का व्यापार शुरू हो गया। यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से बदलाव देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे? तो कॉर्न लॉ कानून को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात होने लगा। भयानक बीमारियों का फैलना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। धार्मिक टकराव, 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर, तो ये तो एक था बीमारी के कारण लोग भाग गए थे, दूसरी था भूखमरी था, बेरोजगारी था, और तीसरा धार्मिक टकराव। तो धार्मिक टकराव के कारण भी लोग भाग करके, यूरोप से भाग करके अमेरिका चले गए थे, अमेरिका जाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में कौन कौन से कारकों ने सहायता की? 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में कौन कौन से कारकों ने सहायता की? तो इसमें से पहला कारक हो जाएगा सामाजिक कारक,
जो अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहायता की, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा तकनीकी कारण। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत जैसे खेती करने के लिए अधिक संख्या में लोगों को होना, और आर्थिक कारक में औपनिवेशीकरण ने निवेशों को बढ़ावा दिया। तकनीकी कारण में मजबूत परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो इस प्रकार से 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारकों ने सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट क्या था? इसने अफ्रीकी लोगों को किस तरह प्रभावित किया? तो रिंडरपेस्ट क्या था? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि रिंडरपेस्ट एक खतरनाक संक्रामक रोग था, मवेशियों में होता था, मवेशी प्लेग, और 90% से अधिक अफ्रीकी मवेशी इसमें साफ हो गए थे, आजीविका भी नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकीकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा था? तो आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई, और दूसरा, भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तीसरा, बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत से कपास का आयात आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय लोगों के अफ्रीका की ओर आकर्षित होने के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका मुख्य कारण में पहला कारण था कि अफ्रीका में विशाल भूक्षेत्र तथा खनिज के भंडारों का होना, और दूसरा कारण था यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके, और तीसरा कारण था अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, और चौथा कारण था अफ्रीका सैन्य शक्ति में भी पिछड़ा हुआ था। तो यूरोपीय लोगों के अफ्रीका की ओर आकर्षित होने का यह मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ क्या था? उसे क्यों समाप्त कर दिया गया और इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? तो कॉर्न लॉ मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दिया था, कॉर्न लॉ, और यह भूस्वामियों के दबाव में किया गया था। लोग इस कानून से नाराज थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बहुत ऊंची थी, खाद्य पदार्थ कीमत जो थी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए लोग इससे नाराज थे। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, जिसके कारण ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है? भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार अधिशेष की अर्थव्यवस्था में क्यों रहा? तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। अधिशेष, व्यापार अधिशेष क्या किसको कहेंगे? व्यापार अधिशेष जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है, निर्यात मूल्य जितना से हमें हम बेच रहे हैं और जितना में हम खरीद रहे हैं, निर्यात यानी कि हम जितना में बेच रहे हैं तो निर्यात मूल्य, और जितना में हम खरीद रहे हैं आयात मूल्य से अधिक होगा। निर्यात मूल्य जब आयात मूल्य से, जितना हम जो बेच रहे हैं, बेचने वाला मूल्य अधिक होगा खरीदने वाला से, तो इसको कहा जाता है व्यापार अधिशेष। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व से वाले खाद्यान्न एवं कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ, लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी, और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, यानी जो भारत से ब्रिटेन जाता था, जिसको हम निर्यात करते थे, उसकी कीमत बहुत ही कम हुआ करती थी, और जिसको हम आयात करते थे, यानी ब्रिटेन से जो सामान हमारे पास आता था, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे? तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना पड़ रहा था। अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया था। युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल
जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो इसी समय सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती आरंभ कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के साथ भरपाई की जा सके और इस प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो सके। आर्थिक मंदी क्यों आया था, इसका कारण बताइए। तो महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। और इस दौरान दुनिया के जितने भी देश थे, ज़्यादातर देश आर्थिक मंदी से प्रभावित हुए। रोजगार, आय और व्यापार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी, कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। तो बहुत सारे देशों ने अपना निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। तो ये आर्थिक मंदी का ये असर पड़ा था पूरे विश्व पर और साथ में भारत पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव हुए। 3 उदाहरण देकर के समझाइए। तो पहला है कि आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी में बदलाव आया, उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र भी बढ़ने लगा। दूसरा था गुलामों का व्यापार शुरू हो गया। तीसरा था यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने का क्या कारण था। तो इसका पहला कारण था कॉर्न को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात। दूसरा था भयानक बीमारियों को फैलना। तीसरा था धार्मिक टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा। तो आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई। भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटेन निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत के कपास का आयात आरंभ कर दिया। तो इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसी वीडियो में ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्यापार अधिशेष का मतलब होता है कि जो हम निर्यात कर रहे हैं उसका मूल कम हो और जिसको हम खरीद रहे हैं उसका मूल, जिसको हम आयात कर रहे हैं उसका अधिक मूल हो, तो उसी को बोलते हैं व्यापार अधिशेष। तो ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष का ही काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन कीजिए। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है। पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो मुख्यतः कपड़ों और गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम का है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान का संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई और ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। चीन पर अफीम युद्ध के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो अफीम युद्ध का अर्थ है, जब इंग्लैंड में चीनियों का अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गए और जिसकी अफीम युद्ध कहा जाता है। इसी को ही चीनियों का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ।
चीन को हजाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। चीन किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया था, किसी अवधि के लिए थे। तो ये थे आज के हमारे भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।